नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सेकंड ग्रेड का जो मॉडल पेपर है, आज हम दूसरा मॉडल पेपर हल करेंगे। एक मॉडल पेपर मैंने आपको हल करवा दिया है। इस वीडियो में हम दूसरे मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र के। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, हमादा है। तो हमादा क्या है? राजस्थान में उपस्थित चट्टानी मरुस्थल, राजस्थान में उपस्थित रेतीला मरुस्थल, राजस्थान में पाई जाने वाली जंगली घास और राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें से पहला उत्तर है वो सही होगा, राजस्थान में उपस्थित चट्टानी मरुस्थल। जो राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल है उनको हमादा कहा जाता है। आपको ये बात भी बता देता हूँ कि राजस्थान में उसका कुल क्षेत्रफल है, उसमें मरुस्थल कितना है? तो 61.11% थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान के जिले दिए गए हैं, धौलपुर, बांसवाड़ा, अलवर और कोटा। तो इनमें सर्वाधिक जनघनत्व कौन से जिले में है? तो इनके जनघनत्व के बारे में हम चर्चा करें तो अलवर का जो जनघनत्व है वो 438 है, धौलपुर का 398 है, कोटा का 374 है और बांसवाड़ा का 397। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अलवर का 438, तो इसका सही उत्तर होगा अलवर। वैसे अगर हम बात करें ऑल ओवर राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, तो जयपुर जिले का सबसे ज़्यादा है, उसका 595 है। और सबसे कम यानी न्यूनतम है तो वो है जैसलमेर का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जैसलमेर का और सबसे ज़्यादा जयपुर का। अगर ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें देखें तो अलवर का है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जिले दिए गए हैं और सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा दी गई है। तो राजस्थान के जिले जैसलमेर है, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। दूरियां दी गई है 168, 464, 210 और 228 किलोमीटर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो अब जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे ज़्यादा दूरी जैसलमेर की लगती है यानी 464 किलोमीटर, तो ए में 2 आएगा। इसी प्रकार से बीकानेर है, बीकानेर की दूरी लगती है 168 किलोमीटर, बाड़मेर की दूरी लगती है 228 किलोमीटर। बाड़मेर की कितनी लगती है? 228 और श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर दूरी लगती है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसका उत्तर डी है वो सही हो जाएगा। अगला दिया गया है चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नहीं है? यानी जो राजस्थान है उसमें जो नदियां हैं, एक तो अरब सागर की और दूसरी बंगाल की खाड़ी की। तो इसमें पूछा है कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी कौन सी नहीं है? तो जवाई, परवन, साबरमती और सागी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा परवन। क्या होगा इसका सही उत्तर? परवन। और ये परवन है काली सिंध की सहायक नदी है। किसकी? काली सिंध की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, काली सिंध की सहायक नदी है। और जवाई और साबरमती ये दोनों तो सीधी सीधी जाके अरब सागर में मिलती है, और जो सागी है वो लूणी की सहायक नदी है और लूणी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा इसमें दिया गया निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो ये वृक्षों के नाम दिए गए, वृक्ष या घास के नाम दिए गए और इनके इधर वनस्पति नाम दिए गए हैं। तो सेवन, लेस्यूरुस, सिडिकुस, रोहिडा, टेकोमेला एंडुलेटा, खैर मधुका, लोंगफोलिया और खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो सेवन घास का नाम यही होता है लेस्यूरिस सिडिकुस, और रोहिडे का नाम भी टेकोमेला एंडुलेटा ही होता है। खैर है इसका नाम मधुका लोंगफोलिया नहीं होता है। तो इसका मधु का लोंगफोलिया नाम नहीं है, तो इसका नाम होगा अकेसिया कटेचु। क्या नाम होगा? अकेसिया कटेचु। और ये नाम है, ये महुआ का नाम है। मधु का लोंगफोलिया है, ये महुए का नाम है। खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो इसका सही उत्तर होगा सी। छठा प्रश्न दिया गया है दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया? तो जो गंगानगर में शुगर मिल है
उसने चीनी बनाना कब प्रारंभ किया? 1976, 1968, 1932, 1965। तो इसका सही उत्तर होगा 1968 में। तो जो दया गंगानगर शुगर मिल है उसने 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना एशिया में स्थापित, एशिया का पहला कारखाना है जो गंगानगर में स्थापित किया गया था। और 1976 में उदयपुर में शुगर मिल की स्थापना की गई। और 1932 में जो मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में उसकी स्थापना की गई। और 1965 में केशवर राय पाटन सहकारी शुगर मिल है उसकी स्थापना की गई बूंदी में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न दिया गया है 7वां। तो 7वें प्रश्न में दिया गया है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? तो झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर और टोंक। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा टोंक। क्या होगा सही उत्तर? टोंक। एविका नगर, टोंक में एविका नगर है, उसमें भेड़ अनुसंधान केंद्र है। अब इनसे संबंधित देखते हैं कि झुंझुनू में क्या है। तो झुंझुनू में गर्दभ अभयारण्य चिकित्सा केंद्र है। जोधपुर में मारवाड़ नस्ल के घोड़ों का प्रजनन केंद्र है। और जो बीकानेर है, बीकानेर में किनका है? ऊंट प्रजनन केंद्र है, जोहड़बीड़। तो ये प्रजनन केंद्र भी इनके याद रखने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां। साथ साथ में आप इनके प्रश्न उत्तर लिखते जाना और साथ में मिलान करते जाना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन पर चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, सही है। लाल बहादुर कोहिनूर किस्म गेहूं की है। गेहूं खरीफ की फसल है। श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार कहते हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं गेहूं खरीफ की फसल न होकर रबी की फसल है। रबी की फसल जिसकी सर्दी में बुआई की जाती है, या आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। तो जो गेहूं है इसकी अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। तो रबी की फसल है वो गेहूं की फसल है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें असत्य तथ्य पूछा है तो सी नंबर असत्य तथ्य है। सी नंबर क्या है? असत्य तथ्य। अगला दिया गया है कि माउंट आबू में न्यूनतम वार्षिक और दैनिक तापांतर पाया जाता है, इसका उत्तरदायी कारण क्या है? तो माउंट आबू उसमें वार्षिक और जो दैनिक तापांतर है न्यूनतम पाया जाता है, इसका कारण क्या है? महाद्वीपीयता, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश स्थिति या फिर प्राकृतिक वनस्पति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र तल से ऊंचाई। क्या होगा? समुद्र तल से ऊंचाई है। और इसमें न्यूनतम है तो अधिकतम कहाँ पे होगा? अधिकतम दैनिक तापांतर कहाँ पे होगा? तो अधिकतम दैनिक तापांतर होगा जैसलमेर में। कहाँ पे होगा? जैसलमेर में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी, दोनों पॉइंट। अगला दिया गया है ग्रासियों के गांवों को क्या कहा जाता है? जो ग्रासिया जाति है उसके गांवों को क्या कहा जाता है? तो ग्रासिया के गांवों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया फालिया, घेर, टापरा और मुखी। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? फालिया। तो ग्रासिया के गांव हैं उनको फालिया कह जाते हैं, और ग्रासिया के घर होते हैं उनको घेर कहते हैं। क्या कहते हैं? घेर। और जो मुखी क्या होता है? डामोर जाति हैं उनके मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया। ये मुखी कहते हैं। डामोर जाति के जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 11वां कि राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर पशुधन क्षेत्र का योगदान रहा। तो 12.61, 13.34, 13.98 और 2.79। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 13.98। ये तथ्यात्मक प्रश्न है। अगला दिया गया है निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यातक पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2019, 2021, 2020 और 2018। तो इनमें से किस साल इस योजना को शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2019 को। कब किया गया? 2019 को। और इसके अंतर्गत टोटल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 33। इसमें 16 श्रेणियां बांटी गई। 16 श्रेणियों में 33 पुरस्कार दिए जाते हैं।
अगला प्रश्न हम देखें 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से तृतीय ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी पूर्व की यूनानी मुद्राओं की 6 मुद्राएं, यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मुहरें मिली है? तो सभ्यता स्थल के बारे में पूछा है, बैराट है, गिलोन, आहड़ और गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आहड़। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आहड़। जो आहड़ सभ्यता है उसी में यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। और इस आहड़ सभ्यता से संबंधित तथ्य है 1953 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया और अक्षय तृतीय व्यास के नेतृत्व में। अगला दिया गया है 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि सही कथन पूछा है या फिर असत्य कथन पूछा है। तो इसमें सही कथन पूछा है, तो अहोल प्रशस्ति प्रतिहारों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। प्रतिहार वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र था। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर थी। तो इन जो 3 बिंदु दिए गए इनमें से बताना है कि सही कौन सा है। इसमें ए सेकंड सही है, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, सी सेकंड और थर्ड दोनों सही है और डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो इसमें बताना है कि कौन से सही है। तो ये जो डी नंबर है तीनों ही बिंदु सही है। जो प्रतिहार है उनका प्रथम अभिलेख साक्ष्य है वो कौन किसमें? अहलोय प्रशस्ति में। किसमें? अलोह प्रशस्ति में। दूसरा इसमें दिया गया है प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र है, ये भी सही है। और इनकी जो प्राचीन शाखा है वो मंडोर है। अगला प्रश्न दिया गया है 15वां प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है, अजय राज चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन पूछा है। तो 1133 ईस्वी में अजय मेरू अजमेर की स्थापना की गई। 1133 में दिया गया इसमें। दूसरा दिया गया, मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। तीसरा दिया गया, अर्णोराज को सिंहासन सौंपकर पुष्कर में अंतिम दिन बिताए। अर्णोराज को सिंहासन सौंपकर पुष्कर में अंतिम दिन बिताए। तो इनमें से गलत कथन को अपने को छांटना है। तो आप देख सकते हैं पहला कथन दिया गया है 1133 में अजय मेरू नगर की स्थापना की। 1133 नहीं है, 1113 में। अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 में। तो पहला कथन गलत है, बाकी ये दोनों कथन सही है। तो इसमें देखते हैं उत्तर क्या आएगा। तो इसमें उत्तर 1 नंबर आ जाएगा, कथन 1। कौन सा आ जाएगा? कथन 1। अगला दिया गया, राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग का शाखा कब हुआ? तो रणथंभौर दुर्ग का शाखा कब हुआ? इसमें दिया गया है 8 जुलाई 1301 में, 11 जुलाई 1301 में, 15 जुलाई 1301 में और 21 जुलाई 1301 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमीर देव चौहान थे, तो उनकी लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ होने का कारण क्या था कि हमीरदेव चौहान ने विद्रोही मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह को शरण दी थी। तो 1301 में इनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें 11 जुलाई 1301 को ये साका हुआ था। और इसमें जो केसरिया किया था, ये केसरिया किया है हमीरदेव चौहान ने और जौहर किया रानी रंगदेवी ने। ये बातें भी आपको याद रखनी है। जौहर किसने किया? रानी रंगदेवी ने। और जो केसरिया किया है वो हमीरदेव चौहान ने। तो 11 जुलाई 1301, इसको याद कैसे कर सकते हैं? तारीख को ऐसे भी कर सकते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 17वां। तो राजपुताना का प्रथम शासक जिसे अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया। तो राजपुताना का प्रथम शासक कौन था जिसे अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा है राय सिंह, तीसरा है बहारमल और चौथा है उदय सिंह। तो इनमें से अपने को सही उत्तर छांटना है। तो इसका सही उत्तर होगा मान सिंह। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। और जो मान सिंह है उसने 1589 से 1614 तक शासन किया था। और जो अकबर है उन्होंने मान सिंह को फर्जन की उपाधि भी प्रदान की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न दिया गया है 18वां कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज किया था? तो सैनिक छावनी का नाम बताना है। नीमच, नसीराबाद, देवली और खेरवाड़ा। तो 1857 में
सबसे पहले राजस्थान में किस जो छावनी है उससे आगाज हुआ था? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद। क्या होगा सही उत्तर? नसीराबाद। और नसीराबाद में 28 मई 1857 को, कब? 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। अगला 19वां प्रश्न दिया गया है, जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में वर्ष 1934 में किसानों पर गोलियां किसने चलाई? ठाकुर ईश्वरी सिंह ने, ठाकुर मान सिंह, सज्जन सिंह और ठाकुर मोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठाकुर ईश्वरी सिंह। क्या होगा इसका सही उत्तर? ठाकुर ईश्वरी सिंह। डुंढोल के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह थे। कौन थे? ईश्वरी सिंह थे। और इन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई थी। और इसकी जांच के लिए जो दल बैठा था उसका मुखिया कौन था? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मुखिया था F.S. यंग। कौन था? F.S. यंग इसका मुखिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ब्यावर में, अजमेर में, मेरवाड़ा में और नसीराबाद में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था ब्यावर में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? ब्यावर में। और इसकी स्थापना 1822 में की गई थी। कब की गई थी? 1822 में की गई थी। 21वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 जयपुर में हुआ। और जयपुर प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर चिरंजीवी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? अपने को छांटना है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो ये असत्य कथन है। पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, इनकी जगह कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था मई 1938 में। बाकी सभी कथन सत्य है। अगला दिया गया है 22वां, सुमेलित कीजिए। तो संघ दिए गए हैं और उनके प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, वर्त राजस्थान और राजस्थान संघ राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा कि जो मत्स्य संघ है उसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। और वर्त राजस्थान है माणिक्यलाल वर्मा थे। संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा, वर्त राजस्थान के हीरालाल शास्त्री और राजस्थान संघ के गोकुललाल आसावा। तो ये चारों क्रम से ही है, ये सामने लिखे हुए सभी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न दिया गया है, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति नागाणा गांव में जोधपुर के किस शासक के समय स्थापित की गई थी? तो राव मालदेव, राव दुहड़, राव जोधा और राव चंद्रसेन। तो किसके समय नागणेची माता की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राव दुहड़। क्या होगा इसका सही उत्तर? राव दुहड़ होगा। और नागणेची माता है ये राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। राव दुहड़ इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न दिया गया है, सिसोदिया रानी का महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? सिसोदिया रानी का महल जो जयपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह ने। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने सिसोदिया रानी महल का निर्माण कराया। इसी के साथ में सवाई जय सिंह ने चंद्र महल का निर्माण भी करवाया था और जल महल का भी निर्माण करवाया था। और जो सवाई प्रताप सिंह है इसने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। और जो राजा जयसिंह है उसने आमेर दुर्ग में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। 25वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगम में कौन सा युग्म असुमेलित है? तो इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं उसको बताना है। दुल्हन उत्सव जयपुर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, आभानेरी उत्सव दौसा में और ऊंट उत्सव बाड़मेर में। तो इन चारों में से कौन सा असुमेलित है ये अपने को बताना है। तो जो दुल्हन उत्सव है वो जयपुर में मनाया जाता है, सही है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, ये भी सही है। और आभानेरी दौसा में, ये भी सही है। ऊंट उत्सव ये बाड़मेर में नहीं बनाकर बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? बीकानेर में। तो जो 4 नंबर है वो इसका उत्तर होगा। अगला दिया गया है कि पटेलिया बिछियो
और लालर किस प्रमुख लोकगीत है? पटेलिया, बेचियो, लालर ये प्रमुख लोकगीत है। मारवाड़ के हैं, मेवाड़ के हैं, शेखावाटी के हैं या फिर आड़ोती के हैं? किसके प्रमुख लोकगीत है? तो ये लोकगीत है मेवाड़ के। कहाँ के हैं? मेवाड़ के प्रमुख लोकगीत है। और जो उत्तरी मेवाड़ है उनमें एक हमसिडो गीत भी गाया जाता है जो भीलों का प्रसिद्ध गीत है। आपको ये भी याद रखना है। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सत्य कथन के बारे में बताना है। तो कथन 1 दिया गया है, जूनियों के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का 1698 का व्यक्ति चित्र आमेर शैली का सुंदर उदाहरण है। और दूसरा दिया गया है, चित्रकार नारायण छज्जू और कृपाराम ने नवीन चित्र शैली घाणेराव का निर्माण किया जिसे मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर इसमें सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन पहला है, जूनियों के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 में आमेर शैली का सुंदर चित्रण किया गया। तो इसमें आमेर शैली नहीं है, अजमेर शैली का चित्रण किया गया है। तो ये कथन तो असत्य हो गया। और दूसरा है, चित्रकार नारायण छज्जू और कृपाराम ने नवीन चित्र शैली घाणेराव का निर्माण किया जिसे मारवाड़ की उपशैली के रूप में भी महत्व दिया जा सकता है। तो ये सही है, कथन नंबर 2 सही है। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर। अगला दिया गया है कि शंकराराव की रचना भीमविलास किस बोली में लिखित है? तो ये किस बोली में लिखित है? मेवाड़ी, हाड़ौती, खैराड़ी या अहिरवाटी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अहिरवाटी। क्या होगा इसका सही उत्तर? अहिरवाटी। तो अहिरवाटी में शंकराराव की रचना भीमविलास का निर्माण किया गया है। और इसमें दूसरी एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो जोधा राव है उसके द्वारा लिखित अहमेर रासो, इसमें भी अहिर वाटी बोली में लिखित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सफ़ेद रंग, बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र, बडुल्ली वर द्वारा विवाह पर वधू के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी, और फड़का ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं कि पहला तिलका है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सफ़ेद वस्त्र सही है। दूसरा बुर्का जो काले रंग का वस्त्र है ये भी सही है। बडुली, ये इम्पोर्टेंट है, बडुली याद रख लेना कि वर द्वारा विवाह पर वधू के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी, ये भी सही है। फड़का ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी, ये गलत है। इसमें ग्रासिया जाति नहीं आएगी और ग्रासिया की जगह कथोड़ी जाति आएगी। तो जो कथोड़ी जाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो पहनी जाने वाली साड़ी है उसे फड़का कहते हैं। तो 4 नंबर है, ये इसका उत्तर होगा। अगला दिया गया है 30वां दिया गया है कि दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? चूंप, रखन, कांटा या फिर बारी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रखन। बी नंबर है इसका सही उत्तर होगा। और चूंप क्या होती है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, जो दांत है उनके बीच में सोने की कील जड़वाना उसे कहते हैं चूंप। क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। और जो कांटा है वो नाक का आभूषण है। कांटा किसका आभूषण है? नाक का आभूषण है। और जो बारी है ये भी क्या है? नाक का आभूषण। दोनों ये नाक के आभूषण है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला दिया गया 31वां प्रश्न। इसमें दिया गया 12 जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं के रूप में प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं भंडदेवरा का शिव मंदिर जो 12 में स्थित है। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला हुंड शासक तोरमान, दूसरा है मेदवंशीय राजा मल्यवर्मा, तीसरा है गुजरात की सोलंकी शासक और चौथा है वत्सराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसने निर्माण करवाया था? तो बी उत्तर इसका सही होगा, मेदवंशीय राजा मल्यवर्मा। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? मेदवंशीय राजा मल्यवर्मा। और ये है पंचायतन शैली पर आधारित। कौन सी शैली पे है? पंचायतन शैली पर आधारित है।
इनका निर्माण। 32वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिवाज मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, उढ़ावना, सांतरवाड़ा, सेवरा और धोवणिया। तो इनमें कौन सी मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो सी नंबर है सेवरा, ये मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है, ये विवाह से संबंधित रिवाज है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बाकी ये सभी मृत्यु से संबंधित रिवाज है। अगला दिया गया है 33वां प्रश्न कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान सहित भारत के 6 राज्यों में लागू है। दूसरा दिया गया, अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम और परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रतिमानों के अनुगमन का प्रयत्न करेगा। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, अपने को बताना है। तो राजस्थान सहित भारत के 6 राज्यों में लागू है। 6 राज्यों में नहीं, ये 10 राज्यों में पेशा कानून लागू है और बाकी ये दोनों कथन सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा हुआ। और इसमें चौथा कथन भी दिया गया है, अधिनियम का एक उद्देश्य जनजाति समुदाय के परंपराओं रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है। तो इसमें 1 नंबर कथन वो है असत्य, बाकी कथन सत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, जिला परिषद में सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, CEO। दूसरा दिया गया है, 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 3 वार्ड होंगे। तीसरा है, 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो इसमें अपने को सही देखना है। तो इसमें देख सकते हैं, जिला परिषद के सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ये बात सही है। और अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 3 वार्ड होंगे। तो इसमें 3 वार्ड की जगह 2 वार्ड होते हैं और 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे। तो इसमें 2 नंबर गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। आगे दिया गया है 35 नंबर प्रश्न कि राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका और पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो लोक सेवकों का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, मंत्रिमंडल का सचिव और सचिवों का प्रमुख। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो मुख्य सचिव, सबसे पहले मुख्य सचिव की बात करते हैं। तो मुख्य सचिव वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव उषा शर्मा है। अब इसमें लोक सेवकों का प्रमुख होता है, सही है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, ये बात भी सही है। मंत्रिमंडल का सचिव, ये बात भी सही है। और सचिवों का प्रमुख, ये बात भी सही है। यानी चारों बिंदु सही। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य प्रशासन का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। तो ध्यान है आपको कि मुख्यमंत्री होता है जो राजनीति से संबंधित होता है, या फिर राजनीतिक प्रमुख होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 37वां, मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करने पर और उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर कि राजस्थान में राज्य मंत्रिमंडल की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या कितनी हो सकती है न्यूनतम। तो इसमें 11 + 1 मुख्यमंत्री, 13 + 1 मुख्यमंत्री, 12 + 1 मुख्यमंत्री और 29 + 1 मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, 11 + A, यानी न्यूनतम 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं। और अधिकतम की संख्या पूछे तो ये 30 होती है। कितनी होती है, 30। ये अधिकतम का निर्धारण 91
संविधान संशोधन में 2003 में किया गया था, जिसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। विधानसभा के कुल सदस्य उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से 30 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं और न्यूनतम 12 मुख्यमंत्री सहित। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 176, 174, 175 और 177। तो इसमें अनुच्छेद 176 है, इसका संबंध राज्यपाल के विशेष भाषण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 176। अगला दिया गया है संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें वर्ष 1963 में राजस्थान में संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया था। संभागीय आयुक्त जिले और राज्य सरकार के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। 4 जुलाई 2007 में भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। निम्न में से असत्य कथन बताना है, कौन सा है। पहला है कथन, केवल दूसरा कथन, पहला और तीसरा कथन, पहला, दूसरा और तीसरा कथन। इसमें से असत्य कथन अपने को छांटना है। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि पहला दिया गया वर्ष 1963 में राजस्थान में संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। 1963 नहीं, इसमें आएगा 1962। क्या आएगा 1962। तो पहला कथन असत्य है। दूसरा, संभागीय आयुक्त जिले और राज्य सरकार के मध्य की कड़ी का काम करता है, सही है। तीसरा है 4 जुलाई 2007 में भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। तो ये 4 जुलाई 2007 की जगह 4 जुलाई 2005 है। 2005 में भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। तीसरा भी कथन गलत है। तो पहला और तीसरा कथन क्या है, दोनों गलत है। और एक जानकारी और दे देता हूँ कि 1962 में जो व्यवस्था खत्म की गई थी, 1987 में इस व्यवस्था को वापस लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो युग्म है वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है सोनोरन, मरुस्थल और देश का नाम दिया गया है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन में, काराकोम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन ब्राज़ील। तो इसमें सही कौन सा नहीं है। तो इसमें सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है, तकलामकान ये चीन में ही है, काराकोम ये तुर्कमेनिस्तान में है और गिब्सन है ये ब्राज़ील में नहीं है। तो ये सही है। इसमें इसका सही उत्तर होगा डी। तो ये गिब्सन कहाँ पे है, अगर ब्राज़ील में नहीं है तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला दिया गया है 42वें में दिया गया है जो पौने अश्व अक्षांशों से पश्चिम यूरोप की ओर बहती प्रवाहित होती है कहलाती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने और उष्ण चक्रवाती पवने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पछुआ पवने। क्या होगा इसका सही उत्तर, पछुआ पवने इसका सही उत्तर होगा। ये पछुआ पवने हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला दिया गया है 43वां, IPCC का पूरा नाम क्या है। तो IPCC का पूरा नाम क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। बी दिया गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तीसरा दिया गया है इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और डी दिया गया इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो होगा बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। कब की गई थी, 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रोग्राम के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में है। कहाँ पे है, जनेवा में। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रवाल भित्ति किस महासागर की विशेषता है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। क्या होगा, प्रशांत महासागर। अगला दिया गया है 45वें में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुशल और दक्ष लोगों को बाह्य प्रवास ग्रामीण जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
दूसरा इसमें दिया गया है प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कथन सत्य कौन सा है? कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2, और न तो कथन 1 और न ही कथन 2। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो इसमें जो कारक 1 और 2 है, दोनों ही कथन सही है, क्योंकि ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि गांव के जो दक्ष है वो बाहर जाएंगे तो गांव की जनसंख्या कम होगी, तो ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार से प्रवासी सामाजिक परिवर्तनों के अभिकर्ताओं के रूप में भी कार्य करते हैं। अगला दिया गया है 46वां दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान तीनों देशों से लगती है? तो किस राज्य के तीनों देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल के सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें चीन, नेपाल और भूटान इन तीनों की सीमा किस राज्य से लगती है? तो इनकी सीमा सिक्किम से लगती है। किससे लगती है? सिक्किम से। लेकिन पश्चिम बंगाल है, लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है, इनकी भी 3-3 देशों से सीमा लगती है। तो हम अरुणाचल प्रदेश की देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से चीन, भूटान और म्यांमार की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमा लगती है। इसी प्रकार से लद्दाख है, लद्दाख से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं लगती है। 47वां प्रश्न देखते हैं, भारत के पश्चिम तटीय मैदानों में के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और केंद्रा तट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोंकण तट। क्या होगा? कोंकण तट। इसमें सूरत से गोवा तक के संकरी पट्टी के तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 48वां, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो पश्चिमी घाट, कोरोमंडल घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है पश्चिम घाट में होती है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में भी होती है और हिमालय की पहाड़ियों में भी होती है। यानी 1, 3 और 4 जो बी नंबर उत्तर है ये सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार बताइए। तो जो पश्चिमी घाट है उसके ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट है वहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है तो वहाँ पे वनस्पति कैसी पाएगी? सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, यानी सदाहरित वनस्पति इसमें पाई जाएगी। अगला 50वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो कोयला क्षेत्र और राज्य। कोयला क्षेत्र पहला दिया गया है कर्णपुरा, दूसरा है कोरबा, रानीगंज और तलचर। तो इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। तो इसमें हमें असत्य कथन देखना है कि कौन सा है। तो असत्य कथन में देखते हैं, झारखंड है, झारखंड में कर्णपुरा ये है, झारखंड में ये कर्णपुरा ये भी है और इसका मुख्य जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो झरिया भी है। इसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कोरबा स्थित है। रानीगंज ये बिहार में दिया गया है, लेकिन रानीगंज बिहार में न होकर पश्चिम बंगाल में है। तो सी जो उत्तर है वो सही होगा, यानी असत्य कौन सा है? सी। और तलचर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो याद रखना जो रानीगंज है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अगला दिया गया है 51वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नदियां दिया गया है और उस पर बांध दिए गए, झेलम, बगलीहार, सतलज, नाथपा झाकरी, महानदी, हीराकुंड, नर्मदा, सरदार सरोवर। तो इसमें सही युग्म कौन सा नहीं है उसको हमें देखना है। तो जो झेलम है वो बगलीहार बांध है या नहीं है? तो झेलम पर बगनीहार बांध नहीं है। जो ये बगलीहार बांध है वो किस पे है? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है। तो झेलम नदी पर बगलीहार बांध नहीं है। और जो झेलम नदी है इसके ऊपर
तुलबुल और उरी परियोजनाएं स्थित है। और सतलज है उसके ऊपर नाथपा झाकरी है, और महानदी है हीराकुंड है, नर्मदा है उसमें सरदार सरोवर, लेकिन झेलम है उसके ऊपर बगलीहार नहीं है। बगलीहार कौन सी पे है? चिनाब नदी पर है। 52वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के तहत राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6 और अनुसूची 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अनुसूची 4 है। इसके अनुसार ये राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा की सीटों से संबंधित है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा की सीटों पर प्रतिनिधित्व मिला है। और जो अनुसूची 5 है ये किससे संबंधित है ये बता देता हूँ कि अनुसूची 5 है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और जो अनुसूचित 6 वो किसके बारे में है? उसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और अनुसूची 7 है इसमें शक्तियों का विभाजन है, यानी संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का अलग अलग विभाजन किया गया है। अब देखते हैं 53वां प्रश्न। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1935 की है? प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ और भारत परिषद की समाप्ति। तो 1935 का जो अधिनियम है उसकी विशेषता कौन सी है? तो इसमें केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और ये 1 और 2, 1 और 3 और 1, 2 और 3, ये सभी विशेषताएं किसकी है? प्रांतीय स्वशासन भी है, अखिल भारतीय संघ भी है और भारत परिषद की समाप्ति। ये तीनों विशेषताएं 1935 भारत शासन नियम अधिनियम 1935 की है। अगला दिया गया है 54 नंबर प्रश्न। 54 प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43। इसमें 1 या 2, 1 या 3, 2 या 4 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2 व 4, यानी 40 नंबर और जो 43 नंबर है, ये दोनों अनुच्छेद है वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। किसके ऊपर? गांधीवादी विचारधारा। जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन पर आधारित है और जो 43 है वो कामगारों के निर्वाह मजदूरी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्ष्य समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, क्या फिर केवल 1, 2 और 3 सही है? तो जो भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य है वो नागरिकों की विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन सभी को सुनिश्चित करता है। तो इसमें 1, 2 और 3 ये सभी सही है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं राजनीतिक दलों की है? संगठन बनाना, वैचारिक एकता, लोकतंत्र में विश्वास, अवैधानिक साधनों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संगठन ये सही है, वैचारिक एकता ये भी सही है, लोकतंत्र में विश्वास ये भी सही है, और अवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये बात गलत है। अवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो इसमें आएगा सी 1, 2 और 3। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इसमें केवल 2, केवल 3, केवल 1, 3 और 4 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो इंदिरा गांधी है वो राज्यसभा की सदस्य थी जब इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, बाकी सभी लोकसभा के सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 3, बी नंबर उत्तर। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को निम्नलिखित में से ग्रहित किया गया है?
तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? स्पेन के संविधान से, फ्रांस, आयरलैंड और जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं भारत में किस संविधान से ली गई है? तो जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें स्पेन के संविधान से भारत के संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। जो फ्रांस है उसके संविधान से गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श के विचार लिए गए हैं। और जो आयरलैंड है इसके संविधान से नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से। और जो स्पेन है इसके संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया। अगला दिया गया है 59 नंबर, दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? तो यह मूलतः गैर राजनीतिक होते हैं, यह निर्वाचन में भाग लेते हैं, इनका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर या प्रभाव डालकर अपने सदस्यों की रक्षा के हित का बढ़ावा देना। तो इसमें केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दबाव समूह होते हैं, इनकी प्रकृति गैर राजनीतिक होती है, ये बात सही है। दूसरी, ये दबाव समूह न तो निर्वाचन में भाग लेते हैं और नई राजनीतिक शक्तियों को हटाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो इनका मुख्य उद्देश्य है वो सरकार पर प्रभाव डालकर अपने सदस्यों की रक्षा के हितों को बढ़ावा देना है। तो इसमें जो 2 नंबर पॉइंट है वो असत्य है। कितने नंबर? 2 नंबर पॉइंट है वो असत्य है। अगला दिया गया है 60 नंबर, इसमें भारतीय संविधान के भाग 4 क में उल्लेखित नागरिकों के मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रूस के संविधान से प्रेरित है कौन? भारतीय संविधान के भाग 4 में। तो इन्हें संविधान में 1978 में शामिल किया गया। इनकी स्तुति सरदार सवर्ण सिंह समिति ने की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें केवल 3, केवल 1 और 2, 1 और 3 और 1, 2 और 3। अब हम सबसे पहले मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मूल कर्तव्यों और संविधान में शामिल जो मूल संविधान है उसमें शामिल नहीं है। इन्हें 1976 में, कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और इनकी संस्तुति है वो सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 और 3, क्योंकि इसमें 1978 दिया गया है, लेकिन ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। और इसमें 1-2 बातें और बता देता हूँ कि रूस के संविधान से प्रेरित है, ये बात तो सही है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 11। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अगला दिया गया है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो बहिष्कृत भारत है इस पत्रिका का संबंध किससे? भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले। तो ये किसके द्वारा संपादित की गई थी? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संपादित की गई थी 1927 में। कब? 1927 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? पीएम किसान भारत सरकार के 100% वित्त पोषित के साथ एक केंद्रीय योजना है। ये बात सही है कि केंद्र सरकार की योजना है जो 100% केंद्र द्वारा पोषित है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। ये भी बात सही है, 1 दिसंबर 2018 को। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। ये बात भी सही है, यानी 500 रुपये महीना के हिसाब से। और जो किस्तें हैं वो 4 महीने की एक साथ में 2,000 रुपये डाली जाती है। तो उपयुक्त में से सभी बातें सही है। अब देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। इसमें दिया गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिबडी के संदर्भ में असत्य कथन कौन से हैं? तो इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन से हैं? इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई। ये बात सही है। इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। ये बात भी सही है। इसका कार्य लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
तो इसका जो मुख्य कार्य है लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है 64 नंबर प्रश्न। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा संकेतक है? क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP, मानव विकास सूचकांक HDI। उपयुक्त में से कोई नहीं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा संकेतक काम में लिया जाता है? तो इसमें जो पहला है क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI, ये काम में लिया जाता है। अगला दिया गया है 65 नंबर कि किस देश के साथ वर्ष 2021-22 में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा? चीन के साथ, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। किसके साथ में रहा जो संतुलन का व्यापार रहा भारत का? तो भारत का जो संतुलित व्यापार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में रहा। अगला प्रश्न दिया गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा? फिदेल कास्त्रो ने, कर्नल गद्दाफी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने और रीगन ने। तो जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल गद्दाफी। किसने कहा? कर्नल गद्दाफी, जो क्या है लीबिया के थे। कहाँ के थे? लीबिया के थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 8वां सम्मेलन है वो हरारे जिम्बाब्वे में 1986 में आयोजित किया गया था और वहीं पे इन्होंने ये बात कही थी। अगला है 67 नंबर। 67 नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में आस्था, साम्राज्यवाद व परजातीय विभेद का विरोध, गुटनिरपेक्ष की नीति और निशस्त्रीकरण का समर्थक। तो जो भारत की विदेश नीति है उसका कौन सा हिस्सा है? तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में आस्था रखते हैं, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध भी करते हैं, गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन भी करते हैं और निशस्त्रीकरण का समर्थन भी करते हैं। तो सभी बातें सही है, तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। अगला दिया गया है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकाल के लिए भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? सबसे पहले तो जो भारत है वो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, उसका अस्थायी सदस्य 8 बार बना है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। कितनी बार बना है? 8 बार। 8वीं बार 2021-22 में बना था। अब 1950-51 में भी सदस्य बना है, 1972-73 में बना है, 1986-87 तो 1986-87 में सदस्य नहीं बना है, जबकि यह 84-85 में सदस्य बना है। कब बना है? 1984-85 और 2021-22 में भी सदस्य रहा है 8 बार। याद रखना ये बात। अगला है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना कब हुई? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1978 में। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में, जिसमें 48 देश शामिल है। कितने देश? 48 देश शामिल है। अगला प्रश्न है 70 नंबर। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन WTO का उद्देश्य नहीं है मूल्य नियंत्रण, उचित प्रतियोगिता, भेदभाव रहित व्यापार और बाजार पहुंच। तो इनका मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? मूल्य नियंत्रण है, वो WTO का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उचित प्रतियोगिता भी है, भेदभाव रहित व्यापार भी है और बाजार की पहुंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला दिया गया 71 नंबर। इसमें दिया गया है राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1 जून 2022 को, 1 अगस्त 2022 को, 1 जुलाई 2022 को और 1 सितंबर 2022 को। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये है 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था।
अगला है मुख्यमंत्री द्वारा बाल अधिकारों की जानकारी गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? शक्ति अभियान, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा, सक्षम अभियान और मिशन सुरक्षा चक्कर। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। इसके तहत बाल अधिकारों को ढाणी ढाणी तक पहुंचाने की शुरुआत की गई। 73 नंबर प्रश्न दिया गया है, उत्तर भारत की पहली मैकर स्पेस लैब राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थापित की गई है? तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़िले में स्थापित की गई है? तो जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो ये जयपुर में स्थापित की गई है। कहाँ? जयपुर में स्थापित की गई है, जो JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर के बच्चों के द्वारा तैयार की गई है। अब देखते हैं 74वां प्रश्न। इसमें दिया गया है, राजस्थान के किस जिले में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के उत्खनन हेतु LOI जारी की गई है? अजमेर, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यूरेनियम के खनन के लिए, तो यूरेनियम के खनन के लिए सीकर में LOI जारी की गई है। किसको? सीकर में। अगला प्रश्न दिया गया है 75वां कि 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? मोनिका जाट, तेजस्विनी कंवर, भावना जाट और अरुंधति चौधरी। तो किन्होंने एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही उत्तर होगा मोनिका जाट ने। किसने जीती है? मोनिका जाट। और ये मोनिका जाट है बीकानेर करमेसर गांव से संबंधित है। 76 नंबर प्रश्न है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी संस्थान ने वर्ष 2022 में विश्व के 5 युवा राजदूतों का चयन किया है। इनमें से राजस्थान के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसमें दिया गया है डॉक्टर प्रतीक मकवाना, रमेश रलिया, बसंत कुमार दत्ता और डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर प्रतीक मकवाना। क्या उत्तर होगा? डॉक्टर प्रतीक मकवाना। और ये जोधपुर से संबंधित है। कहाँ से? जोधपुर। ये बात भी याद रखनी है, जोधपुर में वसुंधरा हॉस्पिटल है उससे संबंधित या वहाँ पे कार्यरत है। अगला प्रश्न दिया गया है, निर्मला राठौड़ द्वारा रचित किस राजस्थानी कलाकृति का लोकार्पण किया गया है? मन नैमिषारण्य, दीठ दर्शाओ, कुओं और घर बायरो। तो इसमें निर्मला राठौड़ द्वारा रचित कौन सी कृति है? तो इसकी कृति है दीठ दसराव। कौन सी है? दीठ दसराव। अब 78 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला 3D प्रिंट राजस्थान के किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? 3D प्रिंटर राजस्थान के किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं, MNITI जयपुर, ये एम्स जोधपुर, MBM जोधपुर और IIT जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा IIT जोधपुर। क्या होगा? IIT जोधपुर। और इस IIT जोधपुर के वर्तमान में निदेशक है शांतनु चौधरी। कौन है? शांतनु चौधरी। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के किस स्थान को वेटलैंड घोषित किया गया है? तो राजस्थान के किस स्थान को वेटलैंड घोषित किया गया है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, 2 पहले से थे, एक और शामिल किया गया है। तो इसमें सम जैसलमेर, सांभर जयपुर, मेनार उदयपुर और खैरुना बूंदी। तो इसका सही उत्तर होगा मेनार उदयपुर। कौन सा? मेनार उदयपुर। तो इसको अभी घोषित किया गया है। उससे पहले 2 थे, एक सांभर और एक केवलादेव अभ्यारण्य। इसको अभी शामिल किया गया है। अगला दिया गया है 80वां प्रश्न, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है? गुंजन बिश्नोई, कविता सुथार, हरिका और सविता पूनिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गुंजन बिश्नोई। क्या होगा इसका सही उत्तर? गुंजन बिश्नोई। और ये कहाँ से संबंधित है? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से संबंधित है। कौन? गुंजन बिश्नोई, जिनका भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन किया गया है। तो ये थे 80 प्रश्न। अगर दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। धन्यवाद दोस्तों।